नमस्कार। मैं राहुल गौड़। अशोक पांडे जी द्वारा रचित लपू झन्ना हम सुन रहे हैं। अभी तक मैंने 4 अंक आपको पेश खिदमत किए हैं। हमारा बालक से जवान होता नायक अशोक कई चीज़ों से रूबरू हो रहा है। मसलन नाकाम मोहब्बत, फिल्मों और बम पकौड़ों का स्वाद, फुटबॉल और पतंग के पेंच और विज्ञान की क्लास। साथ है उसका दोस्त लफत्तू। आज 5वें अंक को लेकर हाजिर हूं। शीर्षक है 9 फुट की खाट और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का आगमन। रामनगर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था जिम कॉर्बेट पार्क। बड़े लोगों की आमद वहां जब तब होती रहा करती थी। बड़े लोगों के आने का मतलब यह होता था कि हम सारे बच्चे कॉलेज से 4-5 इमारत दूर मौजूद पोस्ट ऑफिस से लेकर मक्खन लाल छज्जूमल के पंप तक हाथों में झंडा या पट्टियां थामे कुछ गाड़ियों के काफिले का इंतजार करते रहते थे। प्रतीक्षा के उन पलों में प्यास बहुत लगा करती थी। खैर, अचानक चंद्रमा साहब का इशारा होता था और सारे बच्चे आपका स्वागत है श्रीमान गाना चालू कर देते थे। पोस्ट ऑफिस से पंप तक की दूरी अच्छी खासी थी और गाने के अलग अलग बोल एक बेसुरे कोरस की शक्ल में हवा में धूल की तरह तैरा करते थे। हम लोग बेहद उत्साह में गाते हुए हाथों में झंडा या पट्टी जो भी होता था को जल्दी जल्दी हिलाना भी जारी रखते थे। अचानक 1 या 2 गाड़ियां धारीवाल मास साहब के घर के पास रुका करती थी। प्रिंसिपल साहब बदहवास भागते हुए उन गाड़ियों की तरफ जाया करते थे। गाड़ियों का शीशा कभी खुलता था, कभी नहीं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, गाड़ियों का कारवां हॉर्न, सायरन इत्यादि बजाता आंखों से ओझल हो जाया करता था। इस पूरे आयोजन में बमुश्किल 2 या 3 मिनट लगा करते थे। कभी कभी हम इस पूरे कार्यक्रम के लिए सुबह स्कूल खुलने से लेकर दोपहर तक बिना खाए पिए सड़क पर कतार बांधे मक्खियां मारा करते थे। कतार तोड़ने की सूरत में दुर्गादत्त मास साहब और तिवारी मास साहब के डंडे हमारे शरीरों पर गिरने को सदैव तत्पर रहते थे। इन आयोजनों के 3 मजे होते थे। एक तो दिन भर पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरे, गाड़ियों के गुजर जाने के बाद समोसा और लड्डू मिला करते थे। तीसरा और सबसे बढ़िया काम यह होता था कि अगले दिन छुट्टी हुआ करती थी। कुछ दिनों से चर्चा में था कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का जिम कॉर्बेट पार्क आने का कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमारा ज्ञान बस रेडियो पर कमेंट्री तक सीमित था। हमने चैपल भाइयों के नाम सुन रखे थे और लिली थॉम्सन के भी। ये नाम इतने ज्यादा सुने हुए थे कि हमारे मोहल्ले में सबसे फास्ट बॉलिंग करने वाले नवीन जोशी को थॉम्सन के नाम से ही पुकारा जाता था। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के नाम थे। रेडियो की कमेंट्री बताती थी कि अपने बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट राघवन लगातार धुने चले जाते थे और ग्रीनिज, फ्रेडरिक्स, लॉयड, रिचर्ड्स और कालीचरण वगैरह हजारों रनों का अंबार लगाए चले जाते थे। बस गावस्कर और विश्वनाथ से हमें लगाव था, क्योंकि ये दोनों छोटू भारत की क्रिकेट पर फखर करने के दुर्लभ मौके मुहैया कराया करते थे। एक आध बार तो हद हो गई थी जब गावस्कर ने एक मैच में बॉलिंग की शुरुआत की। मेरा बड़ा भाई बहुत गुस्से में फुफकारता हिंदुस्तानियों को गाली देता रहा था उस दिन। खैर, क्रिकेट पर विस्तार से बाद में। चैपल और लिली थॉम्सन के देश के राष्ट्रपति का रामनगर आगमन मेरे और मेरे हम उम्र बच्चों के लिए तब तक की सबसे महान और ऐतिहासिक घटना थी। जैसी कि शहर की फितरत थी, अफवाहों से आसमान पट गया। किसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी ने बुलाया है, खास सैर सपाटे के वास्ते। किसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का जीनत अमान से चक्कर चल रहा है। इस दूसरी अफवाह को इस तर्क द्वारा तुरंत खारिज किया गया कि जीनत अमान को अंग्रेजों जितनी तेज अंग्रेजी बोलनी आ ही नहीं सकती। लिली थॉम्सन और चैपल गावस्कर को लेकर के भी तमाम बातें कही गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अफवाह ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के कद को लेकर फैली। यह बात जगजाहिर थी कि अंग्रेज बहुत ज्यादा लंबे होते हैं।
कद को लेकर अफवाह फैलाए जाने की ज़रूरत इस अफवाह के बाद पड़ी कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने एक रात जंगलात के रामनगर स्थित डाक बंगले में रुकना है। जब्बार कवाड़ी का मानना था कि ये बेसिर पैर की बातें उसका पड़ोसी और भवानीगंज में बड़ईगिरी करने वाला अतीक फैला रहा था। फिलहाल पहले ये कहा गया कि मैल्कम फ्रेजर, सत्यवली साहब हमें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम रटा चुके थे तब तक, मैल्कम फ्रेजर के रहने लायक सिर्फ एक कमरा डाक बंगले में ठीक ठाक पाया गया है। एक ज़माने में हेनरी रैमजे साहब, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं के इस विख्यात विद्वान कमिश्नर को तब भी रामजी साहब कहा जाता था, लेकिन थे ये हेनरी रैमजे साहब। तो एक ज़माने में हेनरी रैमजे साहब जिस खाट पर सोया करते थे, वही खाट मैल्कम फ्रेजर के सोने हेतु दुरुस्त कराई जा रही थी। जब्बार कवाड़ी का कहना था कि ऐसी कोई खाट फिलहाल डाक बंगले में नहीं बची है। कई साल पहले हुई सरकारी नीलामी में वह डाक बंगले का कोना कोना देख चुका था। मैल्कम फ्रेजर का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। 6.5 फुट से शुरू होकर अब वह 7.25 तक पहुंच चुका था। हम बच्चों में भी यदा कदा इस मुद्दे पर चिंताग्रस्त वार्तालाप हुआ करते थे। मसलन इतनी बड़ी खाट आएगी कहाँ से? सारे रामनगर में इतना लंबा कोई न था। पुराने जमाने के राय बहादुर साहब भी 6.5 फुट के ही थे। मान लिया वे अपनी खाट एक रात को उधार पर देने को तैयार हो भी गए, तो मैल्कम फ्रेजर को कितना बुरा लगेगा? एक तो अंग्रेज, दूसरे राष्ट्रपति और तीसरे खाट भी छोटी। इंदिरा गांधी बर्बाद हो जाएगी बेटे। अपने ब्रह्म वाक्यों से हमें आतंकित करने की अपनी पुरानी आदत से परेशान लफत्तू ने इस परिदृश्य पर यह महान टिप्पणी की। होते होते मैल्कम फ्रेजर का कद 9 फुट तक पहुंच गया। खाट की बात अब पुरानी हो गई थी, क्योंकि रामनगर के बड़ई इस औकात के नहीं पाए गए कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के लिए वैसी खाट बना सके। जब्बार कवाड़ी के हवाले से इस ऐतिहासिक तथ्य पर मोहर लग गई कि मैल्कम फ्रेजर की खाट ऑस्ट्रेलिया से ही आने वाली है और भारत की वायुसेना का खास जहाज उसे रामनगर लाने वाला है। स्कूल में हमारी हफ्ते भर की छुट्टी हो गई। हम सबको फ्रेजर साहब के आने के दिन खेल मैदान से दूर रहने की कड़ी हिदायत दे दी गई थी। सत्यवली मास साहब ने छुट्टी घोषित करने से पहले, प्यारे बच्चों, विदेशी मेहमानों की इज्जत करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है टाइप का एक उबाऊ सा भाषण दिया। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के आगमन वाले दिन खेल मैदान पर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। हमारे घर की छत से साफ नजर आ रहा था कि सारे मैदान पर खाकी वर्दीधारी पुलिस वालों की भीड़ थी। हमारी छत की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए वहां करीब 100 लोग जमा थे। मैदान की तरफ जितने भी मकान थे उन सब की छतें लोगों से अटी पड़ी थी। हमारे छत पर एक और आकर्षण भी था। डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने वाली मैडम का भाई नैनीताल से आया था। उसके रंगीन और फैशनेबल काट के कपड़े हमें हमेशा तुच्छ बोध से भर दिया करते थे। वह साल में 2 दफ़ा रामनगर आया करता था और हमारे लिए नैनीताल को किसी तिलिस्मी जगह की तरह स्थापित कर जाता था। हमें पता था कि रामनगर के गंवाड़ी समाज में लाल बेल बॉटम पहनने वाला मैडम का भाई हमें कुत्तों से भी बदतर समझता था, इसलिए हमारे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत थी। खैर, असल बात यह थी कि मैल्कम फ्रेजर के आगमन वाले दिन वह भी रामनगर में था और सुबह से ही एक विशेष जगह पर काबिज था। उसके पास एक महंगी सी लगने वाली दूरबीन भी थी। शीघ्र पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को देखने का आकर्षण तो था ही, मैडम के भाई की दूरबीन को देखकर भी लार गिर रही थी। एक बार उसने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी आंखों पर दूरबीन लगाई भी। मुझे कुछ चेहरे बहुत नज़दीक नज़दीक देखने की स्मृति भर है। करीब 5 सेकंड ही मुझे ये लुफ्त मिल सका। अचानक आसमान पर हेलीकॉप्टर के गरगराने की आवाज़ आई। आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी और हमारी छत पर उत्तेजना का माहौल फैलता जा रहा था। कद में बहुत छोटा होने के कारण मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे आगे पीछे लोगों की टांगें थी और मुझे कुचले जाने का भय हुआ। घर घर की आवाज़ बढ़ती गई। फिर अचानक मैंने देखा कि आसमान पर धूल का विशाल गुबार उठना चालू हुआ। हेलीकॉप्टर के उतरने से मैदान की मिट्टी उड़ रही थी
और लोगों की चीखों चिल्लाहटों से जाहिर हो रहा था कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। घर घर की आवाज फिर आने लगी और दूर जाती लगी। मेरी निगाह अचानक आसमान की तरफ उठी। हेलीकॉप्टर जिस दिशा से आया था उसी तरफ लौट रहा था। मेरे चारों तरफ की अफरा तफरी और बढ़ गई थी। धूल का गुबार कुछ देर को घना होने के बाद छंटने लगा था। हवा साफ हुई तो लोगों के मुंहों से अजीब सी कराह निकली, मानो आशियां लुट गया हो। दत्त तेरे की, कहता हुआ मैडम का भाई मुंडेर से नीचे उतर आया और अब दूरबीन भी उसके हाथ से जेब के भीतर घुस चुकी थी। क्या हुआ? मैडम उससे पूछ रही थी। वे उससे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसके पास दूरबीन थी। और आ गया था, साला आया और जहाज से उतर के सीधे गाड़ी में बैठ के निकल गया। माँ रसोई की तरफ जाने लगी। लफत्तू नीचे सड़क से मुझे इशारा करके बुला रहा था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैडम के भाई से कम ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के कद के बाबत पूछ कर तो देखूं, लेकिन वह नैनीताल से आया था और मैं अपने आप को उसके सामने हरगिज छोटा कस्बाई लौंडा साबित नहीं करना चाहता था। ये लीजिए, ये 5वां अंक यहाँ समाप्त होता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ मित्र निक्सन का, मुकुल का और अभिजीत का कि उन्होंने पुराने अंक पसंद किए और बताए भी। आपको भी पसंद आए तो कृपया बताएं और साझा भी करें। अगले अंक में जल्द ही फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।